गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। और रिलैक्स बेटा, आजकल हम थोड़ा थोड़ा फिज़िक्स को पढ़ने लग गए। अभी हम जानते ही नहीं फिज़िक्स क्या होता है, बट आप जब जानोगे तब आपको ऐसा लगेगा ये सबसे इजी सब्जेक्ट भी होता है। और बायोलॉजी जो बच्चे लेते हैं मेडिकल वाले, उनको थोड़ा सा टफ लगता है। उनको मैं बता दूं कि बेटा रियल में फ़िज़िक्स इजी होता है अगर उसको कंसंट्रेट होकर स्टडी करें तो, प्यार से पढ़ें तो बेटा मैं बता रहा था आपको पिछले वाली पीरियड में कि नेम ऑफ फोर्सेस इन द नेचर। तो आपने 4 फोर्स लिखे थे, तो सर ने 3 को तो एक्सप्लेन कर दिया था, चौथा अभी एक्सप्लेन नहीं किया था। तो बेटा चौथे फोर्स का नाम क्या है बताओ? क्या नाम बेटा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, आपने कहा सर क्या होता है ये? थोड़ा सा आपको नॉलेज है या नहीं मैं नहीं जानता, बट मैं बताऊं बेटा आपको। आपने कभी ऐसा नाम सुना है क्या, एटम का नाम? सर आपको केवल ये सिखाना चाहते हैं कि ये चौथा फोर्स क्या चीज़ होता है। ज़्यादा स्टडी इनकी नहीं करनी, आपको केवल चारों फोर्सों के नाम लर्न करने, वो मैं करवा दूंगा अभी इसी पीरियड में। तो देखिए, आपने इसका नाम सुना है क्या एटम का? बिल्कुल सुना है बेटा। एटम का साइज़ इतना होता है, अगर आपको नॉलेज है तो। इतना साइज नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम एक साइंटिस्ट का नाम है ये। तो बताओ, इसके अंदर छोटा सा कोई होता है, कुछ होता है बेटा, उस कुछ को कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? अरे बच्चे, अंदर जो ये देख रहा है ना बेटा, इसका नाम क्या होता है बताओ? न्यूक्लियस। तो अब सर ने क्या किया, एटम को तो मैं भूल गया, और ये सर ने केवल न्यूक्लियस का डायग्राम बनाया, केवल न्यूक्लियस बनाया सर ने। आपको याद दिलाया था वो तो मैंने कि बेटा एक एटम होता है, और एटम के अंदर कौन होता है बताओ? न्यूक्लियस। थोड़ा सा एटम पढ़ा था आपने 10th क्लास में। तो ये बताओ, अब एक बच्चे ने कहा सर न्यूक्लियस क्या चीज़ होती है? मैंने कहा बेटा ये तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है। एक न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं? खूब सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो। नहीं है तो टेंशन नहीं लेना। यस, ए न्यूक्लियस मेड बाय लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बेटा एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ये देखो पीएन 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 बहुत सारे होते हैं माय डियर। एक पी और एन मिलके और जो बनाते हैं उसको न्यूक्लियॉन कहते हैं बेटा। एक पी और एन मिलके जो भी बनता है उसको क्या कहते हैं बच्चे बताओ? न्यूक्लियॉन। आपने कहा सर हम नहीं समझे। नहीं समझना है, केवल इतना सोचना है कि आपसे मैं एक बात पूछूं कि यार न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बताओ पी 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 एक साथ मिलेंगे तो इनमें रिपल्सन होना चाहिए। बोलो भाई, सेम चार्ज एक साथ होगा तो रिपल्सन होना चाहिए, बट आपने सुना होगा कभी रिपल्सन नहीं होता। न्यूक्लियस टूटता नहीं है। अगर न्यूक्लियस टूटेगा, ब्रेक होगा, तो दुनिया की हर चीज़ अपने आप ही ब्रेक होती जाएगी। ऐसा नहीं होता है कभी। तो आपने कहा सर क्यों नहीं होता है? इसका मतलब बेटा जो ये न्यूक्लियन होते हैं ना, ये बहुत सारे न्यूक्लियन मिलके क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लियस। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियन, यस, मेक ए न्यूक्लियस। तो बताओ, अब न्यूक्लियस को जो बांधे रखता है उस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम क्या होता है? देखो सर एक वर्ड यूज में ले रहे हैं, कैसा फोर्स है ये? अट्रैक्टिव फोर्स है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं बेटा इसको, जो पीपी को, पीएन को अट्रैक्ट करके रखता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपको समझ नहीं आ रहा तो एक एग्जाम्पल बताऊं। आपने लड्डू का नाम सुना है? लड्डू। अब बताओ, लड्डू गोल गोल होता है बेटा। लड्डू काहे से बनता है बताओ? किससे बनता है? दाने से बनता है। काहे से? और दाने में चाशनी लगी होती है, तो लड्डू ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे। एक दाने को मैं क्या बोलता हूँ बताओ? P+N, न्यूक्लियन। एक दाने का नाम क्या है? न्यूक्लियन। बताओ, बहुत सारे न्यूक्लियन मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस। बहुत सारे दाने मिलके क्या बनाते हैं? लड्डू। अब आप बताओ, आप कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियन मेक ए न्यूक्लियस। बहुत सारे न्यूक्लियन मिलके
और एक न्यूक्लियस बनाते हैं, बहुत सारे दाने मिलके एक लड्डू बनाते हैं। इसी तरह से काय का फॉर्मेशन होता है बेटा? न्यूक्लियस का। अब आप बताओ उस दाने में कौन लगी रहती है? चाशनी। चाशनी लड्डू को बहुत मजबूत बना देती है। ऐसे याद रखो, लाइफ में एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो चाशनी होती है, ऐसे चाशनी का काम कौन करता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो जोर से बाउंडेड रखता है, बांधे रखता है। किसको? P+N को। P+N का मतलब न्यूक्लियन को। तो ऐसे कहते हैं कि दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, नेचर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है बेटा? न्यूक्लियर फोर्स। यस, न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। यस, तो अब आपको मैं बता दूं, क्या आपने ये सीखा कि नेचर के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कितने फोर्सेज होते हैं बेटा? 4 को मैं एक बार और लिखूं वापस, और वापस लिख के बताऊं कि ये मजबूत कौन सा होता है इसमें। तो आपको मजबूत का तो पता चल गया कि सर सबसे मजबूत न्यूक्लियस फोर्स होता है। तो आप छोटे बच्चों की तरह 4 फोर्सेस के नेम लर्न कर लें तो बहुत बड़ी बात है बेटा, अच्छी बात है आपके लिए। अरे बच्चे, पहला चैप्टर ऐसा ही होता है, पहला फिनिश होने वाला, ये मान लें आप। उसमें जनरल बातें होती हैं, एग्ज़ाम के लिए नहीं लिखा जाता पहला चैप्टर। पहला चैप्टर होता है आपके इंट्रोडक्शन के लिए कि आप फिज़िक्स को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आप देखने, एक मिनट अच्छी बात बताऊं मैं आपको, कितने फोर्स पढ़े आपने बताओ? 4। पहले का नाम क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा हम शॉर्ट में लिख रहे हैं G4, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो FG यूँ लिख सकते हैं आप, ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा दूसरे फोर्स का नाम क्या था? वीकर फोर्स। क्या लिख दो बताओ? FW, W फॉर वीकर मान लो आप। तीसरा फोर्स कौन सा था? बोलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वी आर राइटिंग FE, यू कैन सी FE। चौथा फोर्स अभी पढ़ा आपने, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स था, बट वो न्यूक्लियर फोर्स था। कौन सा बेटा? न्यूक्लियर। अब बताओ नेचर के अंदर कितने फोर्स होते हैं? 4। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीकर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कह सकते हैं अपन। तो आपने कहा सर ये क्या लगा दिया आपने? आप सब समझते हैं, बड़े हो गए, अब तुम 10th क्लास पास कर लिया, अब आप धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, मैच्योरिटी आएगी, अपने आप समझने लगेंगे कि हमें लाइफ में क्या करना है, हम बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं, बेटर करने के लिए क्या करें। धीरे धीरे आप मजबूत बनेंगे। याद रखो, जैसे आप नेवी का एग्ज़ाम देते हैं, एयरफोर्स का एग्ज़ाम देते हैं, और बेटा कोई भी एग्ज़ाम देते हैं फ्यूचर के अंदर, IIT मेडिकल तो अलग बात हो गया, इसके अलावा अदर एग्ज़ाम्स भी देंगे 10th के बाद। 10th के बाद से बच्चे एग्ज़ाम देने लग जाते हैं, साइंस वाले बच्चे। तो आपको पता होगा कि एयरफोर्स, नेवी, इनमें बेटा 16 ईयर्स ओल्ड के बाद ही चालू हो जाते हैं एग्ज़ाम। तो आप छोटी एज में आप आराम से जॉब लग जाते हैं। तो इन एग्ज़ाम्स में बेटा छोटी छोटी बातें आती हैं, IIT मेडिकल वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अब उसमें एक क्वेश्चन आता है कि आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि बेटा हमारे नेचर के अंदर कौन सा फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ज़्यादा पावर वाला होता है। तो आप कौन से में टिक लगाओगे बताओ? न्यूक्लियर फोर्स के अंदर टिक लगाओगे। बेटा वो क्वेश्चन कैसे देंगे? एग्जाम में ऑप्शन दे देंगे ऐसे 1 2 3। एयरफोर्स के, नेवी के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो वो क्या करेंगे, अब चारों के नाम लिख देंगे। बेटा नाम तो वो ट्रांसलेशन फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे और ऐसे और ऐसे। ये देखो कितने नाम लिख दिए बताओ अपन? 4। अब 4 में क्या करेंगे कि सबसे मजबूत वाला फोर्स कौन सा होगा बताओ? न्यूक्लियर फोर्स होगा। कौन सा बेटा? न्यूक्लियर फोर्स होगा। यस, तो याद रखो आपने इसमें टिक लगा दिया। इन केस उनने पूछ लिया कि बेटा हमारे वर्ल्ड के अंदर, नेचर के अंदर सबसे मतलब वीक फोर्स कौन सा होता है, सबसे कम रेंज का फोर्स कौन सा होता है? वीक का मतलब वीकर नहीं होता है यहाँ पे बेटा, सबसे कम रेंज का फोर्स जो ज़्यादा। तो इसका मतलब हो गया कि आपने ये तो देखा था रेंज तो इसकी सबसे ज़्यादा है, बट वीकनेस इसकी सबसे कम होती है। स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा ये होता है,
सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर कौन अप्लाई होता है? ग्रेविटेशन फोर्स। तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। यस, वो कहेगा कि लॉन्ग डिस्टेंस तक कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? योर आंसर दिस। वो एग्जामिनर कहेगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है? टेक ऑन न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो आपने एक छोटा सा क्वेश्चन सीखा इन दोनों पीरियड्स में कि सर फोर्स हमारे नेचर के अंदर 4 होते हैं, फोर्स में 4 फोर्सेस में कौन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सबके पावर कितने होते हैं। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये भी चीज़ सीख जाएंगे कौन किससे कितना मल्टीप्लाई होता है, वो भी मैं आपको नहीं सिखाना चाहता मल्टीप्लाई। तो बेटा आपने ये सीखा कि हमारे नेचर के अंदर इतने सारे फोर्स होते हैं। यस, इतने सारे फोर्स अप्लाई होते हैं। तो आपने कहा सर ये तो हम सीख लेंगे, बड़ा इजीली सीख लेंगे। यस, तो आपने कहा सर ये तो एक छोटी बात सीखी थी अपन ने। बेटा हमारे नेचर के अंदर, हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारे कंट्रीज़ के अंदर दुनिया भर के साइंटिस्ट होते हैं जिनने अच्छी अच्छी डिस्कवरी करी है। आपसे मैं कह दूं कि बेटा रेडियो की डिस्कवरी किसने करी, तो आप बोलेंगे सर मार्कोनी ने करी। मैंने पूछा कि बेटा ग्रेविटेशन फोर्स की डिस्कवरी किसने करी, आपने कहा सर न्यूटन ने करी। आप समझ रहे मेरी बात? तो इसका मतलब हो गया कि जो डिस्कवरी होती है ये बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्टों ने करी। तो उन साइंटिस्ट का मैं आपको एक पेज में टेबल बना के दूंगा, कौन से साइंटिस्ट था, किस कंट्री का रहने वाला था, उसने क्या डिस्कवरी करी थी। उनको आप केवल इंटरेस्ट के लिए क्या करोगे? रीड करोगे। रीड का मतलब पढ़ोगे इंटरेस्ट के लिए। तो बेटे पहला जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं एक बेसिक चैप्टर होता है बेटा, ये बेस चैप्टर होता है। बेस चैप्टर का मतलब जिसमें ABCD सीखी जाती है, इसमें डिटेल स्टडी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारे पहले चैप्टर का नाम ही क्या है? फिजिकल वर्ड। हमारा फिजिक्स का वर्ड क्या होता है। तो आपने देखा साइंस का डेफिनेशन सीखा, ये देखो, उसके बाद फिजिक्स का डेफिनेशन सीखा, फिजिक्स के ब्रांच सीखे, कौन सी ब्रांच में क्या फिजिक्स पढ़ी जाती है वो भी सीखा। हमारे नेचर के अंदर कितने सारे फोर्स अप्लाई होते हैं उनके नाम सीखे, और 2 फोर्स के फार्मूले सीखे। 2 के फार्मूले अभी काम में आएंगे अपन जब सेकंड चैप्टर चालू करेंगे। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या सीखा आपने? जैसे मैजिक में बताओ धीरे धीरे। Gm1 m2 अपॉन r²। बेटा यही तो सीखा। अरे कौन सा फोर्स था बताओ? ये ग्रेविटेशनल फोर्स। एक आपने इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला सीखा, Fe = बेटा G ग्रेविटेशन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं आप। क्या था? K Q1 Q2 अपॉन r²। आप अच्छे बच्चे, अगर आपने दोनों फार्मूले लर्न कर लिए पहले चैप्टर में तो आप स्मार्ट बच्चे कहलाते हैं। यस, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं बेटा, ये दोनों, ये मास हैं दोनों, और ये दोनों कौन है? चार्ज। ये फोर्स मासेस के बीच में अप्लाई होता है, ये चार्जेस के बीच में अप्लाई होता है, और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। यस, आपने कहा सर ये क्या चीज़ होता है? कंजर्वेशन लॉ। मैं एक छोटे से टॉपिक से आपको और इंट्रोड्यूस करूँगा, फिर इसके बाद बेटा पहले चैप्टर में कोई बड़ी स्टडी नहीं करी जाती है। पहले चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होते, इसमें कोई फार्मूलाज नहीं होते, केवल बेसिक चीज़ें होती हैं। यस, इसलिए पहले चैप्टर में आपको ज़्यादा स्टडी नहीं करना, केवल आपको हम तो 3-4 पेज लिख के देंगे, उनको आप फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और उनकी रीडिंग कर लेंगे, बस। पहले चैप्टर में आपको इतना ही स्टडी करना है। यस, आपने कहा सर ये क्या लिख रहे हैं आप? बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो आपने कहा सर क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन? बेटा एक चीज़ सिखाऊँ आपको। यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो आपने कहा सर ये क्या वर्ड होता है? कंजर्वेशन। छोटे बच्चे आप लोग कम जानते कंजर्वेशन का नाम। ये देखो रिलैक्स, ये देखो ये वर्ड लिखा सबने। बेटा कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ कभी चेंज नहीं होती है उसको अपन क्या कह देते हैं? कंजर्व रहती है, कंजर्वेशन रहता है। अरे जो इवेंट, फिनोमिना, क्वांटिटी, तो कौन कौन सी क्वांटिटी है जो कंजर्व रहती है उनके बारे नाम बताना चाह रहे हैं सर आपको, बस। तो आपने कहा सर लॉज ऑफ कंजर्वेशन कौन कौन सी क्वांटिटीज़ में होता है? बेटा मैं आपसे बात करूं, मैंने एक वर्ड लिखा है मास।
क्या लिखा बताओ? मास। ओके, क्या लिखा सर ने? मास। मास को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज कहते हैं। आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, किसी बॉडी को कर देते हैं, तो बॉडी का नाम फिर क्या हो जाता है बताओ? चार्ज हो जाता है। मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? चार्ज में। तो बेटा ऐसा कहते हैं कि मास हमेशा कंजर्व रहता है, अर्थात चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व। तो आप जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा करेंगे। क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कभी चेंज नहीं होता, कंजर्व रहता है। आपने कहा सर हमें एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा है आपको, मैं आपको बताऊं। आपके पास एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बेटा बी। तो एक मज़े की बात बता रहे हैं हम आपको, आप सीख पा रहे हैं क्या? अगर इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में जाके लग जाता है तो इसमें तो पॉजिटिव आ जाता है और इसमें क्या आ जाता है बताओ? नेगेटिव। आप समझे सर की बात? बेटा हमारे पास एक बॉडी ए था, एक बॉडी हमारे पास क्या था? बी। यस। अरे मैं कह देता हूँ कि मेरी शर्ट में दरवाजे का एक इलेक्ट्रॉन लग गया तो बेटा मैं नेगेटिव हो गया और दरवाज़ा पॉजिटिव हो गया। यस। क्यों? क्योंकि इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया। अब इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, हट जाता है, तो अब बताओ इसमें तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। अब बताओ टोटल चार्ज फिर भी क्या रहेगा? जीरो। क्यों? क्योंकि इस बॉडी में +1 चार्ज है, इस बॉडी में -1 चार्ज है। बेटा +1 और -1 को जोड़ते हैं तो क्या आता है बताओ? जीरो। समझ रहे ना आप? तो इसका मतलब हो गया कि दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर चार्ज कभी चेंज नहीं होता। चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन लॉ का ओबे करता है। ओके, ऐसे और चले अपन। ये देखो सर ने और लिख दिया एक बात, आपको मैं एग्जांपल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मोमेंटम, आप कम जानते हैं बेटा ये वर्ड को थोड़ा सा। ये देखो मोमेंटम, ये देखो हो सकता है कि आपने पढ़ा हो कि सर वही मोमेंटम जिसका फार्मूला P = mv होता है। बेटा मोमेंटम तो फिजिकल क्वांटिटी है ना। कौन सी क्वांटिटी बताओ? मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी है। और मैं आपको बता दूं कि बेटा मोमेंटम = होता है, मोमेंटम को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? P से। एक मज़े की बात बता रहे हैं सर, तो मोमेंटम = होता है फोर्स इनटू टाइम। बेटा ये भी होता है। यस, मोमेंटम को इम्पल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये देखो इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। अब देखिए और ये इसको अपन मोमेंटम के इक्विवेलेंट भी कह देते हैं बेटा। किसके इक्विवेलेंट बताओ? चेंज इन मोमेंटम के इक्विवेलेंट भी कह देते हैं। तो आपने कहा सर आप कहना क्या चाह रहे हो? बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी लाइफ में ध्यान रखो आप, जैसे मोमेंटम है, ये एक इम्पल्स है। ये देखो आप लोग क्रिकेट खेलते हैं क्या? आपने क्रिकेट का नाम सुना है ना? आप बताओ जब क्रिकेटर क्रिकेट प्ले करता है, आप लोग क्रिकेट प्ले करते हैं, तो आपकी आदत क्या पड़ी हुई है कि आप ये बॉल आती तो बॉल को ऐसे कैच करते हैं। मैं आपसे पूछा क्यों करते हैं ऐसा बताओ? ये स्टाइल तो नहीं होता है बेटा। उसका कारण है हमारा फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स ये कहता है कि आप चोट से बचने के लिए हाथों को पीछे करते हैं, हैंड को। डेफिनेटली। तो आपने कहा सर ये भी फिजिक्स है क्या? एब्सोल्युटली फिजिक्स है बेटा। कैसे फिजिक्स है कि ये वर्ड को इम्पल्स कहते हैं और इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है। क्या होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है। अब आप बताइए इम्पल्स कांस्टेंट रहता है, क्यों? क्योंकि मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है, ये कंजर्वेशन लॉ को ओबे करता है। अब आप बताओ जब आप बॉल को कैच करते हैं तो बेटा इधर देखना, बॉल को कैच करते हैं तो हैंड को आपने पीछे किया। अब जब हैंड को अपन पीछे करते हैं तो बॉल आपके हैंड में थोड़ा डिले से आती है, लेट होके आती है। तो बताओ बॉल क्या करेगी? टाइम ज़्यादा लगाएगी आपके हैंड में आने में। और बेटा टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स क्या होगा? कम होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होने वाला। अगर ये कांस्टेंट है तो ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। अब आप बताइए आज के बाद कि जब आप बॉल को कैच करते हैं तो हैंड को पीछे करते हैं तो टाइम इंक्रीज हो रहा है। बेटा टाइम क्या हो रहा है बताओ? इंक्रीज। जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स क्या होगा बताओ? कम। और फोर्स मीन्स चोट ही तो होता है ना आपका।
अरे भाई आप कहते कई बार बॉल को कैच करते तो आप कहते मेरे हाथ में लग गई, इसका मतलब क्यों लग गई कि आपने बॉल को जल्दी कैच कर लिया, टाइम कम रखा, आपने टाइम रखा तो फोर्स क्या हो गया बताओ ज़्यादा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो इम्पल्स होता है, वो कांस्टेंट होता है, उसको चेंज इन मोमेंटम कहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होता, तभी तो अपन कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो आप बताओ आज के बाद, चलो ये एग्जाम्पल आपको अच्छा नहीं लगा, आप लोग स्विमिंग पूल का नाम जानते हैं ना, जब आप 5-6 फीट गहरा पानी होता है, ऊपर से अपन कूदते हैं तो आपको टेंशन ही नहीं होता, क्यों? क्योंकि आप पानी में कूदते तो आपकी बॉडी जैसे पानी में एंटर करती है तो बेटा पानी में एंटर करते ही और आपकी बॉडी नीचे नहीं जाती है बॉटम में, पानी उसको रोक लेता है, तो बताओ बॉटम में जाने में टाइम क्या लग गया? ज़्यादा। टाइम ज़्यादा लगेगा तो चोट क्या लगेगी? फोर्स क्या होगा? कम। सपोज आप ऊपर से कूदने का प्रयास करते किसके अंदर? ये एक वाटर के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर। तो वाटर में जब अपन बेटा जंपिंग करते हैं, कूदते हैं, तो आप बताओ अगर उस पानी को हटा दिया जाए और आप कूदें तो आपके पैर में क्या लगेगी? चोट। फिजिक्स क्या कहता है? आपके चोट क्यों लगी बताओ? क्यों? क्योंकि आप फटाफट बॉटम में आ गए, आपने टाइम क्या लिया? कम। अब बेटा बताओ टाइम अगर कम होगा, डिक्रीज होगा, तो फोर्स क्या होगा बताओ? इंक्रीज। और फोर्स इंक्रीज का मतलब चोट लगना हो गया। अरे पानी को हटा देंगे तो आप फटाफट बॉटम में आ जाएंगे, और जैसे आप बॉटम में आएंगे आपके पैर में क्या लग जाएगी बताओ? चोट लग जाएगी। इसका मतलब है कि इम्पल्स जो होता है वो फोर्स और टाइम के क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। आई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये दोनों चेंज होते रहते हैं। और इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। तो सोच लो नेचर के अंदर मोमेंटम भी क्या रहता है? कौन से लॉ को ऑबे करता है? कंजर्वेशन लॉ को ऑबे करता है। किसका बेटा? कंजर्वेशन लॉ का। और मैं आपको एक इंटरेस्ट की बात बताऊं, देखिए मास को देखा अपन ने, चार्ज को सीखा, थोड़ा सा सीख रहे हैं अपन। जब अपन फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर चालू करेंगे बेटा, फर्स्ट कोई चैप्टर नहीं होता एनसीईआरटी में, केवल बेसिक चीज़ें होती है। जब भी अपन नए पीरियड में मिलेंगे तो अपन लोग सेकंड चैप्टर चालू करेंगे, वो रियल में स्टडी होगा और उसमें बहुत मज़ा आएगा। आपने कहा सर और बताइए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्वेशन ऑफ लॉ का ऑबे करती है? बेटा मैं एक और लेता हूँ, बिल्कुल लेता हूँ, यस, एनर्जी मास कंजर्वेशन, बड़ा मज़ा आएगा। एनर्जी मास कंजर्वेशन, ये देखो आपने कहा सर ये क्या लिख दिया आपने? बिल्कुल लिख दिया, ये देखो आपने कहा सर ये क्या लिखते हैं, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा। आप लोग बड़े हो गए, अच्छी अच्छी किताबें लाएंगे, मोटी मोटी किताबें लाएंगे, जब बुक्स यूज़ में लेंगे तो आप देखना उन बुकों में कई तरह के फार्मूलाज लिखे होते हैं। हमें बहुत फार्मूलों से दोस्ती करनी है। जब अपन नए पीरियड में मिलेंगे तो आई विल स्टार्ट सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में आपको PDF बना के आपके पास सेंड कर दूंगा, उसको 3-4 पेज में नोट कर लेंगे। फर्स्ट इतना ही होता है, छोटा सा चैप्टर बेटा, बेसिक चीज़ें लिखी हुई है। और जैसे ही आप सेकंड चैप्टर चालू करेंगे तब बहुत अच्छा लगेगा, आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। बेटा यहाँ पे देखना क्या लिखा है, आपने ये फार्मूला नहीं देखा बट मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। बेटा एक फार्मूला होता है, यस, एक नाम सुना आपने साइंटिस्ट का? आइंस्टीन। जो मैं पहली चैप्टर में आपको कुछ अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के नेम लिख के सेंड करूँगा, वो कौन सी कंट्री का रहने वाला है, उसने क्या किया, कौन सी डिस्कवरी की, वो आपको लर्न करनी है घर पे। मज़ा आएगा आपको, वो आपको घर पे क्या करनी है? लर्न करना पूरा। तो आप बताइए E = क्या होता है यहाँ पे? mc²। यू नो वेरी वेल इस फार्मूला। E हो सकता है यू डोंट नो अबाउट दिस, आप नहीं जानते इस फार्मूले को, बट बेटा बता दूं कि तो एनर्जी है, एंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास, एंड मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। बड़ा अजीब सा लग रहा है आपको? हाँ बेटा, एनर्जी तो मास में कन्वर्ट हो जाती है, और मास किस में कन्वर्ट होता है बताओ? बोलो, एनर्जी में। इसलिए इसको एनर्जी मास रिलेशन कहते हैं, एनर्जी मास कंजर्वेशन कहते हैं। यस, बिकॉज दे कैन कन्वर्ट टू इंटरचेंजेबल। बोथ क्वांटिटीज आर इंटरचेंजेबल, दोनों एक दूसरे की में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, आपने कहा सर इससे हमें क्या नॉलेज मिला? ये तो लाइट वेलोसिटी है। यस, आपको इससे ये नॉलेज मिला कि आप बताओ, जो अपन ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, ट्रेन में अपन कोयला यूज़ में लेते हैं, कोयला।
कोयला वर्न होता है, कोयला जलता तो कौन प्रोड्यूस होती है बताओ, बोलो, एनर्जी। अरे हीट प्रोड्यूस होती है, हीट से अपन वेपर बना के टरबाइन चला के इंजन को चलाते हैं अपन। अब बताओ जब इंजन चलता है, इंजन मूव होता है, तो इंजन मूव हो रहा है तो इंजन में क्या हो रहा है बताओ जल्दी, मास किस में कन्वर्ट हो रहा है बताओ, एनर्जी में। किस में बेटा, तो याद रखो लाइफ में एनर्जी और मास दोनों फिजिकल क्वांटिटीज बोथ आर इंटरचेंजेबल टू ईच अदर। इसका एक दूसरे में क्या हो सकती है। और लाइफ में याद रखो, अगर नेचर के अंदर आइंस्टीन ये फार्मूला नहीं देता तो नेचर के अंदर बेटा एटम बम की भी डिस्कवरी नहीं होती। आपने नाम सुना है एटम बम का, एटम बम की डिस्कवरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि एटम बम में भी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यस, इन एन एटम बम जो आप बड़ी यूज में लेते हैं उसमें मास किस में कन्वर्ट हो जाता है बताओ, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने इस जो पिछले 3 पीरियड पढ़े ना बेटा, इसमें कौन से चैप्टर को आपने इंट्रोड्यूस किया बताओ, फर्स्ट वाले चैप्टर को। क्या नाम था फर्स्ट चैप्टर का, फिजिकल वर्ड। इसका मतलब होता है, फिजिकल वर्ड का मतलब है कि हम फिजिक्स का कोरिलेशन निकाल रहे हैं अदर सब्जेक्ट से। आखिर हमने पढ़ना क्या है फिजिक्स के अंदर, क्या ब्रांचें होती हैं इसकी, इन सब का अपन स्टडी, एक नॉलेज टू नो जिसको कहते हैं अपन, जानने के लिए प्रयास कर रहे थे। और जैसे अपन सेकंड चैप्टर की तरफ चलेंगे तो बेटा हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ पे आ जाएंगे। तब आपको ऐसा लगेगा कि अब हम स्टडी स्टार्ट कर दिया। पहले चैप्टर में स्टडी कम नज़र आता है। तो आप ध्यान रखो, आपने पिछले 3 पीरियड्स के अंदर जो चीज़ स्टडी किया है वो टोटल फिजिकल वर्ड था कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ने जा रहे हैं, हमें कैसे नॉलेज की नीड है। तो बेटा पहले पीरियड में आपने पढ़ा था, मैं तीनों पीरियड्स को रिपीट कर दूं 5 मिनट में। तो पहले पीरियड में अपन ने जो स्टडी किया था वो तो साइंस का डेफिनेशन था, फिजिक्स का डेफिनेशन था। बेटा सेकंड पीरियड में अपन ने हमारे नेचर के अंदर हमारे फिनोमिना जो भी होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनमें कौन कौन से फोर्स एक्सपीरियंस होते हैं। आप बताओ, आप कई बार टेलीविज़न के पास चले जाते हैं, जाना कभी आप, तो बेटा टेलीविज़न के पास जाते और अपन हैंड को टच करते हैं ना टेलीविज़न से, तो आपके हाथ में करंट सा आता है। रियल में वो करंट नहीं होता, बट यू फील ए फोर्स, यू एक्सपीरियंस ए फोर्स। आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं बताओ, फोर्स। बेटा वो भी तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। यस, और क्यों फोर्स लगता है, क्योंकि हमारे टेलीविज़न में पॉजिटिव चार्ज होता है उसके सरफेस पे, और टेलीविज़न में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होता है। कौन सा फील्ड, इसलिए आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अपन कहते हैं मेरे तो करंट लग गया, बट वास्तव में वो करंट नहीं होता है, डेफिनेटली। यस, और आप बताओ, टेलीविज़न का जो स्क्रीन होता है सबसे ज़्यादा डस्ट लगती है अपने घर में उस पर, सबसे ज़्यादा। आप देखना, अपने पेरेंट्स से पूछना कि टेलीविज़न का स्क्रीन सबसे ज़्यादा उसमें डस्ट आती है, सबसे ज़्यादा डर्टी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज जो एयर के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, इसलिए उस पर मिट्टी जम जाती है बेटा, डस्ट जम जाती है। ये तो फिजिक्स में सीखना है, ये तो अपन को फॉरवर्ड में सीखना है। लास्ट पीरियड में आपने देखा कि दुनिया के चारों फोर्स में से कौन सा फोर्स सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो आप जब छोटे छोटे एग्ज़ाम देंगे, एयरफोर्स, नेवी वगैरह वगैरह ऐसे एग्ज़ाम, तो ये क्वेश्चन बेटा वहाँ ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता था? न्यूक्लियर। सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेंज का फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल। जो सबसे वीक भी होता है, कमज़ोर भी होता है, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। सारा फोर्स पढ़े। लास्ट पीरियड में आपने देखा कि दुनिया के अंदर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती है। इसमें आपने स्विमिंग पूल का एग्जाम्पल लिया था, क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया था, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल लिया था। जब इलेक्ट्रॉन मेरी शर्ट में लग गया था तो बेटा मेरा वेट तो बढ़ गया, बट मैं नेगेटिव हो गया था। यस, तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ों को अपन पहले चैप्टर में ABCD के फॉर्म में सीखते हैं। और जब आपको हम पहले चैप्टर का PDF सेंड करेंगे बेटा, है ना, फोर्थ मतलब पहले चैप्टर का PDF सेंड करेंगे, तब आपको हम कुछ साइंटिस्ट के नेम लिख के देंगे। तो आप मज़े से घर पे, न्यूटन है, आइंस्टीन है, यस, कुछ इंडियन साइंटिस्ट, वो कौन सी कंट्रीज़ के रहने वाले थे, वो क्या किया उनने नया, ऐसा कौन सी डिस्कवरी करी उनने, उसका भी हमको नॉलेज लिख के देंगे। तो आप घर पे एंजॉय करके उन साइंटिस्टों के बारे में कुछ सीखना। ओके,
तो ये आपका एक फिजिकल वर्ड था, एक फिजिक्स का इंट्रोडक्शन था। इसके साथ आप एंजॉय करें। जब भी अपन मिलेंगे चौथे पीरियड में, तब आपको सेकंड चैप्टर सारे स्टार्ट करेंगे, उसमें रियल फिजिक्स दिखेगा, हम एंजॉय करेंगे उसके साथ। हैप्पी रहें, साइंस को इंटरेस्ट से लें, मज़े करें। नाउ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।